नमस्कार दोस्तों, देखो आज हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व शक्ति पार्षण। ये आईपीएम जो कोर्स सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए है। इसमें क्या किया जाएगा, व्यक्तित्व शक्ति पार्षण के अंतर्गत कि विद्युत का उत्पादन होगा, विद्युत का उत्पादन होगा, उस उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुंचाना क्या होता है, विद्युत शक्ति पार्षण के अंतर्गत आएगा। हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखो इसमें होता क्या है, एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होता है उत्पादन केंद्र, जिसको बोलते हैं जीएसएस। क्या होता है उत्पादन केंद्र। यहाँ पर उत्पादन केंद्र में क्या होता है कि एक अल्टरनेटर होता है, ठीक है दोस्तों। उस अल्टरनेटर को प्राइम मूव दिया जाता है। अब यहाँ पर जो अल्टरनेटर को प्राइम मूव देता है वो दो तरीके से देता है। एक तो दिया जाता है कन्वेंशन, एक देता है नॉन कन्वेंशन। पहला होता है पारंपरिक स्रोत और दूसरा होता है अपारंपरिक स्रोत। ठीक है दोस्तों, जो अल्टरनेटर होगा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जो विद्युत शक्ति क्या करेगा, पैदा करेगा। अब उस अल्टरनेटर को प्राइम मूव देता है, उस प्राइम मूव के देने के माध्यम वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पारंपरिक स्रोत, एक होता है अपारंपरिक स्रोत। तो इससे पहले वाला चैप्टर था, उन दोनों में विस्तृत रूप से चर्चा की कि पारंपरिक स्रोत कौन से है, अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, और जो पावर प्लांट रखते हैं सब जो विस्तृत रूप से पावर प्लांट है उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब क्या होगा, उत्पादन केंद्र में वहां पर ईएमएफ पैदा होने के बाद में उस विद्युत को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो युक्तियां काम लेते हैं, जो विधि काम लेते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे इसे। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं थोड़ा बता देता हूं कि यहाँ पर अल्टरनेटर होगा उत्पादन केंद्र पर। अब यहाँ उत्पादन केंद्र पर अल्टरनेटर होगा तो उसके द्वारा लो वोल्टेज पे देख लेती है, लो वोल्टेज पैदा की जाती है, जैसे 11 किलो वोल्टेज या 33 किलो वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, या तो कितनी पैदा की जाएगी, 11 किलो वोल्टेज या 33 वोल्टेज। अब देखो लो वोल्टेज पैदा करने के लाभ क्या है। पहला लाभ कि कम क्षमता के अल्टरनेटर यूज करने पड़ेंगे आपको। कम क्षमता क्या करने पड़ेंगे, अल्टरनेटर यूज करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, कम क्षमता के अल्टरनेटर यूज करने पड़ेंगे और प्राइम मूव की जो क्षमता रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। यदि प्राइम मूव की क्षमता कम रहेगी तो अल्टरनेटर के अंदर जो घर्षण शक्ति है, घर्षण शक्ति का मान क्या रहेगा, न्यून रहेगा। तीसरी सीधी बात तो यहाँ मशीनरी की दक्षता में बढ़ोतरी होती है, मशीनरी की इफिशिएंसी या दक्षता में क्या होती है, बढ़ती होती है। इसीलिए यहाँ पर कम मान की वोल्टेज पे देखिए से या तो ऑप्शन आएगा 11,000 वोल्टेज या 33,000 वोल्टेज। यदि ऑप्शन में दोनों एक साथ है तो आपको प्राप्त हो जाएगी 11,000 वोल्टेज। कितने वोल्टेज दोस्तों, 11,000 वोल्टेज। अब यहाँ पर जो अल्टरनेटर होगा वो ऐसी प्रकार की ईएमएफ पैदा करेगा। इसके लाभ क्या है वो हम आगे बढ़ेंगे। बात कर लिया हमने उत्पादन केंद्र की। किसकी बात की, उत्पादन केंद्र होगा, वहां पर एक अल्टरनेटर होगा, वहां पर क्या होगा, अल्टरनेटर होगा। उस अल्टरनेटर को प्राइम मूव दिया जाएगा या प्राइम मूव देने की जो विधि है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है पारंपरिक स्रोत, एक होता है अपारंपरिक स्रोत। ठीक है, और जो अल्टरनेटर द्वारा जो वोल्टेज पैदा की जाएगी उस वोल्टेज का मान रहेगा लो वोल्टेज। कितना रहेगा, लो वोल्टेज। अब लो वोल्टेज क्यों कहता है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो मशीन जो होगा था अल्टरनेटर का, उसकी जो दक्षता है उसमें बढ़ती होती है, उसकी क्षमता है कम, क्षमता मशीनरी काम लेनी पड़ती है और घर्षण शक्ति वगैरह का मान जो है निम्न होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर उत्पादन केंद्र है, बिजली का उत्पादन के लिए जनरेशन दिया। अब यहाँ से क्या आते हैं, इंपोर्टेंट कारक आते हैं 3, या आप पढ़ सकते हो कि जो विद्युत होगी उस विद्युत को पैदा करने के बाद में उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो कारक आते हैं वो 3 प्रकार के कारक होते हैं। कितने कारक आते हैं, 3 प्रकार के कारक आते हैं। पहला होता है उत्पादन केंद्र, कौन सा, उत्पादन केंद्र। दूसरा होता है पारेषण, क्या होता है, पारेषण। और तीसरा होता है वितरण। उत्पादन केंद्र का बोल सकते हो, जनरेटिंग स्टेशन बोल सकते हो,
जनरेशन स्टेशन, इसको बोलते हो ट्रांसमिशन, ठीक है, और इसको बोलते हो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, एक क्या रहेंगे, तीन क्या रहेंगे। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, उत्पादन के अंदर क्या होता है, किस प्रकार से बिजली पैदा की जाती है, यहाँ पर कौन कौन सी युक्तियां काम में लगाई जाती है, कौन सा अल्टरनेट काम लेते हैं, कितनी गतिविधि होती है, उसमें पोरोसिटी कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे पाचन की। इसकी बात करेंगे ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचरण। ठीक दोस्तों, ट्रांसमिशन एक्चुअली में अर्थ क्या होगा, संचरण, कि विद्युत को उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता तक, विद्युत को उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता तक किस माध्यम से पहुंची जाएगी, हम उसको बोलते हैं संचरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, संचरण। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, एक मैं डायग्राम बताता हूं आपको कि सबसे पहले ये जनरेटिंग स्टेशन है आपके पास, ये क्या है, जीएसएस है। क्या है, जनरेटिंग स्टेशन। यहां पर एक अल्टरनेटर होगा और वो अल्टरनेटर ये पे लग रहा है 11 किलो वोल्टेज या 33 किलो वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, यहां से जीएसएस से दो लाइन पहले जाएगी, एक तो ये लाइन कट जाएगी इधर और एक ही लाइन कट जाएगी। यहां पे ट्रांसफार्मर होगा, जिस ट्रांसफार्मर का नाम होगा स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। ठीक है दोस्तों, अभी 11,000 वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर होगा वो 11 किलो वोल्टेज को 440 वोल्टेज में या आगे बोल सकते हो 240 वोल्टेज के अंदर परिवर्तन करेगा। और एक ही इसी जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर एक ट्रांसफार्मर यहां पर लगाया जाता है। इस ट्रांसफार्मर का नाम होता है स्टेप अप। स्टेप अप, ये स्टेप अप काम क्या करेगा कि जो 11,000 वोल्टेज आई है, प्राइमरी स्टेप जो यहां पर ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। जो प्राइमरी वाइंडिंग है वहां पर कितने वोल्टेज आएगी, 11,000 वोल्टेज है 33,000 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज है 33,000 वोल्टेज। लेकिन जो सेकेंडरी जो ईएमएफ होगा वो या तो होगा 132 केवी या 400 केवी या 765 केवी या अभी बोल सकते 220 में आता है। ठीक है, 220 केवी, 400 केवी या 765 केवी। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी कितनी वोल्टेज होगी, 11 वोल्ट, 11,000 वोल्टेज या 33,000 वोल्टेज। इस वोल्टेज को 132 में, 220 में, 400 में, 765 में बदलेगा। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसमिशन। इसके बाद में यहां पर एक स्टेशन होता है और उस स्टेशन का नाम होता है ग्रिड स्टेशन। ग्रिड स्टेशन, यहां पर एक ट्रांसफार्मर होता है और उस ट्रांसफार्मर का प्रकार होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, अभी स्टेप डाउन में क्या करेगा कि ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है 132 220 या, ठीक है, उसको वापस डाउन करेगा, वो बदलेगा 33 केवी या 66 केवी। ठीक है दोस्तों, क्या तो उसको 33,000 वोल्टेज बदलेगा वापस 132 को या 220 को कितना बदलेगा 66,000 वोल्टेज। और जो ये स्टेशन होता है उसी स्टेशन को बोलते हैं ग्रिड स्टेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रिड स्टेशन। उसके बाद में बात करता हूं तो इसके बाद में एक स्टेशन हो जाता है, उस स्टेशन का नाम होता है सब स्टेशन। सब स्टेशन, ठीक है दोस्तों, यहां पर सब स्टेशन के अंतर्गत क्या होगा कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा वो काम क्या करेगा कि जो वोल्टेज आ रही है, कितनी वोल्टेज 33 आ रही है 66,000, इस 33,000 66,000 वोल्टेज को 11 किलो वोल्टेज में बदलेगा। कितने दोस्तों, 11 किलो वोल्टेज में। फिर इसके बाद में एक स्टेशन आता है, मैं यहां पर लिखूंगा 11 किलो वोल्टेज। इसके बाद में एक स्टेशन होता है और इस स्टेशन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। और यहाँ पर भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। वो ट्रांसफॉर्मर काम क्या करता है कि 11 किलो वोल्टेज को 440 वोल्टेज या 230 वोल्टेज में बदलता है। कितने वोल्टेज में? 440 वोल्टेज या 230 वोल्टेज में। उसके बाद से यहाँ से निकलती है सर्विस लाइन। यहाँ से क्या निकलती है? सर्विस लाइन। ये मान लो ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, ये L3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? और यहाँ पर कौन आता है? उपभोक्ता या उपभोक्ता कंज्यूमर आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितने वोल्टेज है? 440 वोल्टेज या 240। ये इसमें क्या होता है? चक्कर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इसके पूरा चक्कर हो गया। ठीक दोस्तों, ये डायग्राम है। अब देखो यहाँ पर और चीजें पढ़ते हैं। ये जीएसएस है। अब जो देखो जीएसएस से दो लाइन निकलती है, इंसुलेटेड लगी तारें निकलती है दो। एक तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए जाती है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए जाती है। जो ये दोनों लाइनें हैं, इस लाइन को बोलते हैं फीडर। इस लाइन क्या बोलते हैं? फीडर। यदि आपसे पूछा जाए कि फीडर लाइन कौन सी होती है, फीडर लाइन कौन सी होती है, तो जीएसएस से या उत्पादन केंद्र से या उत्पादन केंद्र को स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को जोड़ने वाली इंसुलेटेड नगी प्रकार की तारें होती है या जो लाइन होती है, उस लाइन को बोलते हैं फीडर लाइन। क्या बोलते हैं उसको? फीडर लाइन। दोबारा सुनो, फीडर कहते किसे? उत्पादन केंद्र को स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को जो जोड़ने वाली जो लाइनें हैं, जो लाइन है, उस लाइन को बोलते हैं फीडर लाइन। क्या बोलते हैं? फीडर लाइन। अब यहाँ पर एक स्टेप अप और स्टेप डाउन है। अब देखो यहाँ पर जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो यहाँ की जो आवासीय कॉलोनी है, कौन सी कॉलोनी? जो आवासीय कॉलोनी है, जहां पर उत्पादन उसके पास में जो पीपल रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको सप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं। 11 किलो वोल्टेज 440 वोल्टेज या 240 वोल्टेज में बदल देते हैं। और ये डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है? फीडर लाइन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? फीडर लाइन से। आवासीय कॉलोनी को सप्लाई देने के लिए जीएसएस के पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जोड़ने वाला लाइन है, उस लाइन को बोलते हैं फीडर। क्या बोलते हैं उसको? फीडर। ठीक दोस्तों, उसके बाद में तो ये जो होता है, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो जीएसएस के पास में होता है, उत्पादन केंद्र होता है वहीं पे होता है। इसके बाद में तो एक ही लाइन है और एक ही लाइन है। जो स्टेप अप की जो सेकेंडरी लाइन है, सेकेंडरी वाइंडिंग से लाइन जुड़ी है, या भी बोल दो कि ग्रिड स्टेशन पर जो ट्रांसफॉर्मर है स्टेप डाउन, उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग, उसकी जो कौन सी होगी? है प्राइमरी। या स्टेप अप की कौन सी होगी? सेकेंडरी। जो ये वायरिंग है, ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं हाई ट्रांसमिशन लाइन। हाई ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हाई ट्रांसमिशन लाइन। कौन सी होगी? कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ी हुई लाइन और ग्रिड स्टेशन पर स्टेप डाउन की ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी से जुड़ी हुई लाइन, इस लाइन क्या बोलते हैं? हाई ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, उसके बाद में ग्रिड स्टेशन की ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग और सब स्टेशन की प्राइमरी जो लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं लो ट्रांसमिशन लाइन। लो ट्रांसमिशन लाइन। ठीक दोस्तों, और जो सब स्टेशन के बाद में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है वो, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जो लाइन आती है, इस लाइन को बोलते हैं हाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। हाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक दोस्तों, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है वो, और सर्विस लाइन से पहले, बुक से पहले ये लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं लो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक दोस्तों, और ये जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? सर्विस लाइन कहते हैं। आगे बात दोस्तों, हाई ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है?
लो ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, हाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होती है, लो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन किसे कहते हैं। दोबारा देखो, ये सर्वोत्तम फीडर रहेगी, फीडर के बाद आती है हाई ट्रांसमिशन लाइन। हाई ट्रांसमिशन लाइन होती है कि इसके अंतर्गत 132, 220, 400 वोल्टेज का ट्रांसमिशन होता है। ये भी बोल सकते हो कितना, 132, 220 या 400। ये प्राइमरी रूप से अभी बाहर में स्टार्ट करने के लिए इसका प्रैक्टिकल तौर चल रहा है, लेकिन आप ये बोल सकते हो 132 या 220। हाई ट्रांसमिशन लाइन पे जिस लाइन के अंतर्गत या तो 132 किलो वोल्टेज प्रवाहित हो या 220 किलो वोल्टेज प्रवाहित हो, जो वो लाइन होती है वो होती है हाई ट्रांसमिशन लाइन। पहली व्यवस्था। दूसरी बात बताऊं मैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो और ग्रिड स्टेशन पर स्थापित स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो किस लाइन से जुड़ रखी है, किस लाइन से जुड़ रही है, वो लाइन क्या कहलाएगी, हाई ट्रांसमिशन लाइन। बात करता हूं लो ट्रांसमिशन लाइन की, तो लो ट्रांसमिशन लाइन में है कि जिस लाइन के अंतर्गत 33 किलो वोल्टेज या 66 किलो वोल्टेज क्या हो प्रवाहित होती है, तो वो लाइन क्या कहलाती है, लो ट्रांसमिशन लाइन। दूसरी परिभाषा कि ग्रिड स्टेशन पर स्थापित स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग और सब स्टेशन पर स्थापित स्टेप डाउन की प्राइमरी वाइंडिंग जिस लाइन से जुड़ी हुई है वो लाइन क्या कहलाती है, लो ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है दोस्तों, लो ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद में हाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन किसे कहते हैं, जिस वोल्टेज या जिस लाइन के अंतर्गत कितने वोल्टेज हो, 11 किलो वोल्टेज या 11,000 वोल्टेज, जो वो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, हाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। यही दोस्तों कि सब स्टेशन पर स्थापित स्टेप डाउन की सेकेंडरी वाइंडिंग या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर स्थापित स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जिस लाइन से जुड़ी हुई है, वाइंडिंग जिस लाइन से जुड़ी हुई है वो लाइन क्या कहलाती है, हाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है दोस्तों, और जिस वायरिंग के अंतर्गत या लाइन के अंतर्गत 440 वोल्टेज या 220 वोल्टेज फायर होते हैं वो क्या कहते हैं, लो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कहलाती है। ठीक दोस्तों, तो 3 कनेक्शन में आगे। अब देखो इसके आगे एक और बनी है कि यहां से लेकर यहां तक जो है ये ट्रांसमिशन नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है, ये दोनों ट्रांसमिशन नेटवर्क है, और ये दोनों कौन से, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। लिख दो यहां पर, यहां से लेके यहां तक ये कौन सा है, एक ये एरिया में इसको क्या बोलते हो, ट्रांसमिशन नेटवर्क। क्या बोलोगे इसको, ट्रांसमिशन नेटवर्क। और एक ये नेटवर्क बोलोगे, इस नेटवर्क क्या बोलोगे, ऐसे याद रखो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एक बात करते हैं तो आपको यहां से याद रखना। आगे मैं बात करता हूं तो मैं जो ये लाइन है इसको बोलता हूं हाई ट्रांसमिशन प्राइमरी। कौन सा बोलता हूं, हाई ट्रांसमिशन प्राइमरी लाइन। प्राइमरी लाइन ये कौन सी होगी, लो ट्रांसमिशन सेकेंडरी लाइन। लो ट्रांसमिशन सेकेंडरी लाइन, ये लिख लो, ये यहां लिख लो, लो ट्रांसमिशन सेकेंडरी लाइन। ये कौन सी होगी, हाई डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी लाइन। कौन सी होगी, हाई डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी लाइन। और ये कौन सी होगी, लो डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी लाइन। कौन सी होगी, लो डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी लाइन। ठीक है दोस्तों, ये क्या था आपका एक कच्चा चित्र था। दोबारा देखो इसको, दोबारा समझो। सर्वप्रथम जीएसएस होता है, पहले यहां देखो हाई ट्रांसमिशन लाइन या हाई ट्रांसमिशन प्राइमरी लाइन। बात एक हाई ट्रांसमिशन लाइन और हाई ट्रांसमिशन प्राइमरी लाइन एक बात है। लो ट्रांसमिशन लाइन बोले चाहे लो ट्रांसमिशन सेकेंडरी लाइन बोले, दोनों चीजें हाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोले या हाई डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी लाइन बोले, दोनों चीजें। लो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोले चाहे लो डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी लाइन बोले, दोनों बात क्या एक है। यहां से लेकर कौन
33,000 वोल्टेज वाला लाइन, सॉरी 33,000 वोल्टेज वाला लाइन या 66 वाली, या 132 220 वाला जो लाइन है जो इक्वल नेटवर्क बनता है, इस नेटवर्क को बोलते हैं ट्रांसमिशन नेटवर्क। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन नेटवर्क। और जो 11 किलो वोल्टेज वाली है या 440 वोल्टेज वाली जो लाइन है दोनों, इस लाइन को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक दोस्तों, इसके बाद में बात करो तो देखो इसके 3 कार्य हो गए, जनरेटिंग के अंदर, उत्पादन के अंदर, एक जो ट्रांसमिशन और एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। इनका रखते हैं ट्रांसमिशन। तो 3 चैप्टर अलग है कि पहले पढ़ा जाता है कि जनरेटिंग के अंदर, सबसे पहले कौन सा पढ़ा जाता है? ये चैप्टर, तो आपको पहले पढ़ा जाता है। हम आज बात करेंगे इस टॉपिक में, बात करेंगे ट्रांसमिशन की। किसकी बात करेंगे? ट्रांसमिशन, अर्थात यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक बिजली का ट्रांसमिशन या पावर का ट्रांसमिशन किस प्रकार से किया जाता है। हाई वोल्टेज रखते हैं तो क्यों रखते हैं? ये हाई वोल्टेज भी ऐसे प्रकार के तो क्यों है? देखो यहां पर हाई वोल्टेज पैदा क्यों नहीं करते, उसका कारण बता सकते हो। उसका कारण ऐसी प्रकार की पैदा क्यों करते हैं वो बता सकते हो। एक बार दोबारा सोचना कि ऐसी प्रकार की जो लाइन पावर है उसका ट्रांसमिशन क्यों करते हैं और हाई वोल्टेज में क्यों करते हैं, उसका कारण भी बताऊंगा पहले। लेकिन आप ये देखना है कि यहां से लेकर यहां तक जो नेटवर्क है वो कौन सा? ट्रांसमिशन नेटवर्क। और ये कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और ये कौन सी आपकी सर्विस लाइन? कौन सी है? सर्विस लाइन। अब देखो एक चीज बताओ कि जो ग्रिड स्टेशन होता है वो एक राज्य के अंदर एक या 2 स्टेशन होते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि जो ग्रिड स्टेशन का जो निर्माण है वो 2 राज्यों के आपसी सहयोग के बाद में बनाया जाता है। 2 राज्यों क्या कहते हैं? इसमें 2 या 2 से अधिक राज्य जुड़े हुए थे और एक राज्य में कई सर्विस स्टेशन बना दिए थे, या एक बोल सकते हो कि एक राज्य के कई शहर या उपशहर या नगरों के अंदर क्या कहते हैं? सर्विस स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, और डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा होगा कि आपके घरों के बाहर ट्रांसफार्मर होता है, आपके घरों के बाहर क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर को या जो स्टेशन होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। ठीक दोस्तों, अब देखो यहां से 2 लाइन निकलती है, मैं बोलता हूं सब स्टेशन के बाद 2 लाइन निकलती है कि एक लाइन जाती है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर। वहां पर होता क्या है कि जो या 440 वोल्ट या 240 वोल्ट की वो लाइन होती है। एक होती है जो फैक्ट्री वगैरह होती है, बड़ी क्षमता की मशीन होती है, वहां पर डायरेक्ट 11 किलो वोल्ट देते हैं, तो यहां से क्या कर देते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। ये उपभोक्ता के लिए है, ठीक है, जिसको 3 फेज या सिंगल फेज चाहिए। और जो हेवी कैपेसिटी जो मशीन चलाता है जिसको 11,000 वोल्टेज की आवश्यकता है, उसको यहां से क्या कर देता है? सब स्टेशन डायरेक्ट सप्लाई दे देती है। ठीक दोस्तों, अब इसी आधार पर जो मैं बात करता हूं सरकारी सेक्टर की, तो 3 प्रकार की वैकेंसी निकलती है यहां पर। एक तो निकलती है उत्पादन के अंदर, किसमें निकलती है? जीएसएस में। इसका मतलब यहां पर जो वैकेंसी निकली है वो यहां से संबंधित काम होगा। एक निकलती है ट्रांसमिशन में, वो यहां से यहां तक होगा। एक निकलती है डिस्ट्रीब्यूशन या वो ये होगा। ठीक दोस्तों, ये था आपका क्या? चक्कर था या विद्युतीय आपूर्ति प्रणाली होती है। यदि किसी का समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसको एक बार दोबारा से समझा दीजिएगा। इसके बाद में हम ये पढ़ते हैं कि एक तो एसी का संचरण क्यों किया जाता है, एसी का संचरण क्यों किया जाता है, और दूसरी चीज जो एसी का संचरण करते हैं वो हाई वोल्टेज पर क्यों करते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एसी और डीसी प्रकार की जो सप्लाई है उसके बारे में अंतर बात करते हैं। ये दोनों के आप बोल सकते हो कि इनका ट्रांसमिशन करने में किस सप्लाई को क्या फायदा है, कौन सप्लाई का क्या फायदा है, उससे संबंधित बात करते हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। मैं सबसे पहले बात करता हूं कि एसी और डीसी पावर की तुलना, एसी व डीसी पारेषण की तुलना किसी वजह से कि एसी सप्लाई का पारेषण क्यों करते हैं, कौन कौन से इसके लाभ है और कौन कौन से इसकी हानि है। दूसरी बात करते हैं हम डीसी का पारेषण क्यों नहीं करते हैं, तो इसका रीजन क्या है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, इन दोनों क्या करते हैं तुलना करते हैं। पहला पॉइंट में
लागत का मतलब क्या हो गया, कॉस्टली की लागत का मतलब क्या है कि कौन सी सप्लाई का हम पार्सल करें या कौन सी सप्लाई का संतुलन करें, अर्थात कौन सी सप्लाई का ट्रांसमिशन करें, कौन सी सप्लाई का ट्रांसमिशन करें कि उनमें हमारे को लागत कम आए। लागत क्या है, कम आए। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर एक तो एसी मेरे पास और एक कौन सी है, एक तो कौन सी है पास सप्लाई, एक कौन सी डीसी। अब देखो यदि मैं एसी सप्लाई का ट्रांसमिशन करता हूं तो मेरे को 3 वायर चाहिए, आर वाई और बी, आर वाई बी चाहिए मेरे को। यहीं पर मैं डीसी का यदि मैं संचरण करता हूं, ट्रांसमिशन करता हूं तो मेरे को 2 तार चाहिए, एक तो पॉजिटिव चाहिए, एक को चाहिए नेगेटिव। क्या आप बोलते हो कि एक तार चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव को ऐसे ग्राउंड कर दिया जाएगा और जहां से पहले लेंगे यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, ग्राउंड से ले लीजिएगा। अर्थात आप बोलते हो कि डीसी के अंदर एक तार चाहिए पॉजिटिव वाला और एसी के अंदर कितना चाहिए वो आर वाई बी। तो देखो ये पूरा जो नेटवर्क फैल रखा है, जंजाल फैल रखा है, वो कितना है कि एक तो आप 3 वायर करोगे और एक कौन सा करोगे, एक वायर। तो यहाँ पर कॉस्टली पड़ती है, कौन सी पड़ती है, ऐसी प्रकार की, कौन सी पड़ती है, ऐसी प्रकार की। फिर हम ऐसी प्रकार की क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और इसमें क्या फर्क है और इसमें क्या होता है। तो निम्न लागत पर पार्सल, तो आप ये बोलते हो कि निम्न लागत यदि मैं वायर की तुलना करता हूँ, किसके साथ तुलना करता हूँ, मैं वायर की तुलना करता हूँ, तो ऐसी मेरे को 3 लेने पड़ेंगे, डीसी कितना लेना पड़ेगा मेरे को, 1। कितना लेना पड़ेगा, 1। दूसरी बात तो मैं उच्च वोल्टेज उत्पादन, उच्च वोल्टेज का उत्पादन, उच्च वोल्टेज का उत्पादन। अब देखो उच्च वोल्टेज का मतलब क्या है कि हाई वोल्टेज जनरेट कौन कर सकता है, हाई वोल्टेज जनरेशन कौन कर सकता है। अब मैं बात करता हूं ऐसी प्रकार की, तो ऐसी प्रकार की जो प्रत्यावर्ती प्रकार की स्वभाव की जो एम होता है वो 11 किलो वोल्टेज या 33 किलो वोल्टेज तक पैदा कर सकते हैं, 11,000 वोल्टेज या 33,000 वोल्टेज। जबकि डीसी प्रकार के अंदर जो वोल्टेज लगाएंगे तो वो 460 वोल्टेज तक पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या गया कि उत्पादन केंद्र या जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर जो हम वोल्टेज पैदा करेंगे वो एसी के अंदर 11,000 वोल्टेज कर सकते हैं और डीसी के 750 वोल्टेज हम पैदा कर सकते हैं। अर्थात ऐसे प्रकार की सप्लाई है उसका जो पावर जनरेशन है वो ज्यादा कर सकते हैं और डीसी प्रकार क्या है कम कर सकते हैं। ये दूसरा क्या हो गया। या मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मैं यदि आप डीसी प्रकार की विद्युत सप्लाई पैदा करते हो तो वहां पर आर्मेचर के साथ आपको कम्यूटेटर लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर कोई कम्यूटेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात यहाँ पर जो आर्मेचर होगा उसको कम गति पर घुमाया जाएगा और कम गति पर क्यों घुमाया है, क्योंकि यहाँ पर जो कम्यूटेटर क्या होता है वो किसी तरह से धारा होती है, कम होती है। इसलिए जो युक्तियां डीसी पैदा करेगी उन युक्तियों की जो घूर्णन गति होगी वो क्या रहेगी, सीमित रहेगी, जबकि इनकी घूर्णन गति क्या रहेगी, सीमित नहीं रहेगी। दूसरा लाभ ये ऐसे का है। तीसरी बात दोस्तों, तीसरा बात करता हूं, तीसरी लागत कितना है तो सरल वोल्ट का परिवर्तन, सरल वोल्ट का परिवर्तन। अब देखो वोल्टेज हमने पैदा कर ली, अब उस वोल्टेज को परिवर्तन करना कि मान लो हम 11,000 वोल्टेज पैदा की, अब उस 11,000 वोल्टेज को 33,000 वोल्टेज में बदलना, 33,000 वोल्टेज में कन्वर्जन करना और उसको 400 वोल्टेज में कन्वर्जन करना। तो जो आसान होता है वो एसी में होता है, जबकि डीसी में क्या होता है, में क्या होता है। क्यों हम बात करते हैं कि इसमें वोल्टेज में जो परिवर्तन करने के लिए जो एसी होती है उसमें एक युक्ति होती है ट्रांसफॉर्मर। इस एक ही युक्ति के माध्यम से वोल्टेज का अप और वोल्टेज का डाउन किया जा सकता है। किसमें, एसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, जबकि डीसी प्रकार के अंतर्गत यदि वोल्टेज को कम और ज्यादा करना है तो यहाँ पर 2 युक्तियों की जरूरत पड़ती है। एक पहली युक्ति पड़ती है बूस्टर, ठीक है दोस्तों, और दूसरी पड़ता है रेजिस्टेंस। दूसरा क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर था कौन सप्लाई में, एसी। क्या करना है आपको, वोल्टेज का परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब कम, यदि कम है अर्थात डाउन या वोल्टेज का अप, ठीक है। तो एक ही युक्ति कर सकती है अपर और डाउन, किसमें, एसी में। जबकि डीसी के अंदर यदि वोल्टेज को बढ़ाना है अर्थात वोल्टेज का कितना है
स्टेप अप करना है तो बूस्टर का काम लोगे, और वोल्टेज को डाउन करना है तो किसका काम होगा, रेजिस्टेंस। तो कितनी युक्तियां पड़ी काम में, तो पोस्टल भी पड़ती है। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो वोल्टेज को डाउन किया जाता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के अंदर जो विद्युत शक्ति जो खपत होती है, ठीक है, अर्थात पावर लॉसेस का मान होता है इंक्रीज हो जाता है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या दोस्तों कि सरल वोल्टेज परिवर्तन, कि ऐसे के अंदर जो वोल्टेज का परिवर्तन है वो आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, जबकि डीसी के अंतर्गत है, डीसी के अंतर्गत वोल्टेज का अप करने के लिए बूस्टर काम लेता है और डाउन करने के लिए रेजिस्टेंस काम में लिया जाता है। इसलिए डीसी प्रकार की जो सप्लाई उसका पास करना क्या होता है, थोड़ा सा महंगा होता है। ठीक है दोस्तों, चौथे में बात करता हूं सरल उपकरण संरचना। सरल उपकरण संरचना, अब देखो उपकरण संरचना मतलब क्या हो गया कि कुछ इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे होंगे जो ऐसी प्रकार में करेंगे, कुछ तो क्या होंगे ऐसी प्रकार में करेंगे, और कुछ इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार के होंगे जो डीसी सोर्सेस के ऊपर वर्क करेंगे। अब संरचना मतलब ये हो गया, उपकरण का मतलब जानिए कि कुछ उपकरण होंगे जो ऐसी प्रकार करेंगे और कुछ उपकरण होंगे जो डीसी पे काम करेंगे, जो डीसी पे काम करेंगे। अब संरचना मतलब क्या होगी, बनावट। संरचना मतलब क्या हो गया, बनावट। तो ऐसे प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो बनावट होती है वो थोड़ी सरल होती है, और डीसी प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो बनावट होती है वो क्या होती है, महंगी होती है। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे मैं बात करता हूं समान क्षमता की एक मोटर की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं मैं एक मोटर की। मैं इधर बात कर लेता हूं ऐसे के अंदर कि मेरे पास स्क्विरल केज प्रकार की मोटर है, और इधर बात करता हूं शंट मोटर या डीसी मोटर की बात कर लेता हूं। एक मशीन की बात करता हूं, दोनों की क्षमता है वो समान है कि साहब ये 5 एचपी की है तो ये भी कितनी एचपी की है, 5 एचपी। क्षमता कितनी होगी, समान। तो स्क्विरल केज के अंदर आपको स्टेटर के अंदर केवल वायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, जबकि रोटर के अंदर चालक छड़ डालनी पड़ेगी। रोटर के अंदर चालक छड़ डालनी पड़ेगी, स्टेटर के अंदर क्या करनी पड़ेगी आपको, वायरिंग। जबकि शंट मोटर के अंतर्गत, शंट मोटर के अंतर्गत आपको रोटर के अंदर भी वाइंडिंग करनी पड़ेगी, अर्थात आर्मेचर के अंदर भी वाइंडिंग करनी पड़ेगी और स्टेटर के अंदर भी वाइंडिंग करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, यहां पर किसी प्रकार के कम्यूटेटर वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि डीसी प्रकार की जो मशीन है वहां पर कम्यूटेटर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात ये बोलते हो कि इनकी बनावट भी सरल होती है और ये सस्ते भी होते हैं, किसकी तुलना में, डीसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंटों की तुलना में। चौथा परिवर्तन या चौथा अंतर क्या है, सरल उपकरण संरचना। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करता हूं, आगे बात करता हूं सरलता से डीसी परिवर्तन। सरलता से डीसी में परिवर्तन। अब देखो आपके पास यदि प्रत्यावर्ती प्रकार की सप्लाई है तो आप उसको किस में चेंज कर सकते हो, डीसी के अंदर। क्यों, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट है जो भारत में बनाया जाने वाला हर एक इंस्ट्रूमेंट है वो कोई प्रत्यावर्ती सप्लाई पर काम नहीं करता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ उपकरण या कुछ उपसाधन ऐसे होते हैं जो डीसी पर काम करते हैं, जैसे डीसी से चलने वाली मोटर, ठीक है, आर्क लैंप हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटर हो गया, ठीक है, ये जो उपकरण है वो किस पर काम होते हैं, डीसी पर। इसलिए ये जो ऐसी प्रकार की सप्लाई है उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डीसी। किसके माध्यम से, रेक्टिफायर के माध्यम से, या आप बोलते हो एससीआर के माध्यम से, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के माध्यम से, एससीआर के माध्यम से ऐसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को आसानी से डीसी में चेंज कर सकते हैं। और जो एससीआर काम करता है वो करता है 100 एम्पीयर। तो 1 एम्पीयर की जो धारा होगी उसको एसी को डीसी में परिवर्तन कर देगा, जबकि जो डीसी को एसी परिवर्तन करने के लिए क्या होता है, ज्यादा महंगा पड़ता है इसलिए काम आता है ओसिलेटर। ठीक है, अब ओसिलेटर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है, इसमें क्या होता है, ओसिलेटर के अंदर एक तो फीडबैक सर्किट चाहिए आपको, बैटरी वगैरह लगनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है सर, इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों कंपोनेंट चाहिए, जबकि यहाँ पर जो रेक्टिफायर यूनिट होगी उस तरह से एसी को किस परिवर्तन कर देगी, डीसी में परिवर्तन कर देगी। 5 पॉइंट आगे समझ। आगे बात करो, पहले दोबारा देख लो कि निम्न लागत पर कार्यक्षमता, निम्न लागत पर कार्यक्षमता,
कि एसी का पार्ट होगा वो महंगा होता है जबकि डीसी क्या होता है सस्ता। तो डीसी के मैं वायरों की तुलना करता हूँ, किससे तुलना, यदि मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो एसी का ज्यादा ट्रांसमिशन करना अच्छा होता है किसकी तुलना में डीसी का। तो कुछ पॉइंट है, पहला पॉइंट जैसे कि निम्न लागत पर पार्किंग, एसी का निम्न लागत पर कभी नहीं होता है, जो पार्किंग का लागत होता है वो कम होता है डीसी। क्यों? डीसी में आपको एक वायर की जरूरत पड़ सकती है, कितने वायर की? एक। जबकि इसमें न्यूट्रन जो वायर चाहिए वो आपको 3 पर चाहिए, तो आर वाई डीसी कितना चाहिए? आर वाई। दूसरा है कि उच्च वोल्टेज का उत्पादन, यदि प्रत्यावर्ती प्रकार के पास सप्लाई है तो आप 11000 वोल्टेज 33000 वोल्टेज की जनरेशन कर सकते हो, जबकि डीसी प्रकार की है तो उसको अधिकतम आप 650 वोल्टेज कर सकते हो। तीसरी चीज बात करो सरल वोल्टेज परिवर्तन, कि वोल्टेज में जो परिवर्तन है वेरिएशन है वो आसानी से किया जा सकता है यदि ऐसे प्रकार की तो ट्रांसफार्मर काम होगा और डीसी प्रकार के काम बूस्टर और रेजिस्टेंस काम में लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात करो कि सरल इंस्ट्रूमेंट संरचना या बनावट, जो ऐसे प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बनावट भी सरल होती है और महंगी भी कम होती है, जबकि डीसी प्रकार की होती है ज्यादा होती है। सरलता से डीसी परिवर्तन, कि ऐसे प्रकार के जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज उसको सरलता से डीसी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन डीसी को ऐसे परिवर्तन करना क्या होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक दोस्तों। इसके बाद में बात कर लो अगला छठा पॉइंट, छठा पॉइंट बात करता हूं कि आप यदि ऐसे प्रकार की ट्रांसमिशन करते हो तो वहां पर जो कोरोना प्रभाव होगा, या पहले बात करता हूं स्किन प्रभाव, स्किन प्रभाव की बात करता हूं मैं, तो एसी के अंदर स्किन प्रभाव क्या होगा? ज्यादा होगा, स्किन प्रभाव क्या होगा? ज्यादा। और डीसी के अंदर क्या होगा? जीरो होगा। डीसी के अंदर कितना होगा? जीरो। दूसरी बात करता हूं सातवें पॉइंट की, तो इसमें जो कोरोना प्रभाव है, कोरोना प्रभाव, इसमें कोरोना प्रभाव ज्यादा होगा, किसमें? एसी। जब डीसी में क्या होगा? कम होगा। डीसी में क्या होगा? कम होगा। ठीक दोस्तों। तो मैं बात करता हूं कोरोना प्रभाव, तो ऐसे प्रकार के ट्रांसमिशन में भी वहां पर कोरोना इफेक्ट ज्यादा होगा, जब डीसी प्रकार का कम होगा। स्किन प्रभाव, कोरोना प्रभाव, संयुक्त प्रभाव, ठीक है, या सर्ज प्रभाव, ये जो 4 प्रकार के प्रभाव होते हैं पार्शियल में ट्रांसमिशन में, वो आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बात करता हूं मैं आर्थिक प्रभाव, तो एसी के अंदर, एसी के अंतर्गत धारित्य प्रभाव या इंडक्टिव प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट वो क्या होता है? ज्यादा होता है। और इसमें कितना होता है? कितना होता है? जीरो। कि ऐसे प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन है तो वहां पर कैपेसिटिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट का जो मान होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो डीसी प्रकार का क्या होगा? जीरो होगा। डीसी प्रकार क्या होगा? जीरो। ये कहते हैं कुछ अंतर है, इसीलिए एसी का पालन करते हैं, डीसी का नहीं करते। ठीक दोस्तों। दोबारा देखो, सबसे पहले बात करना निम्न लागत पर पालन, वोल्टेज कम करके, दूसरी उच्च वोल्टेज को उत्पादन, तीसरी सरल वोल्टेज परिवर्तन, चौथा सरल उपकरण संरचना, सरलता से डीसी परिवर्तन, इसके प्रभाव एसी में ज्यादा होता है, डीसी में शून्य होता है। डीसी क्या होता है? शून्य। कोरोना प्रभाव इसमें ज्यादा होता है, डीसी क्या होता है? कम होता है। धारित्य प्रभाव या कैपेसिटिव और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इसमें ज्यादा होता है, उसमें कितना होता है? जीरो होता है। ये दोस्तों एसी और डीसी बात की तुलना है। ठीक है। ये आगे बोलते हो कि एसी के लाभ है किसकी तुलना में? डीसी की तुलना में। किसकी तुलना में? डीसी की तुलना में। अब बात करते हैं कि डीसी के प्रॉफिट कौन से हैं और एसी की हानियां कौन सी हैं। एसी की हानियां पढ़ोगे तो डीसी के लाभ मिलेंगे, और डीसी के लाभ बढ़ते हो, प्रॉफिट बढ़ते हो, तो एसी क्या मिल जाएगा? डीसी एडवांटेज मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे ये कि हम जो डीसी प्रकार की सप्लाई है उसके क्या क्या लाभ है, या आप ये बोलते हो कि ऐसे प्रकार की जो सप्लाई है उसकी हानि है। ठीक है दोस्तों। देखो, डीसी की अपेक्षा एसी के आउटपुट
डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण। ठीक दोस्तों, पहला मैं बात करता हूं कि सीमित चुंबकीय प्रभाव। सीमित चुंबकीय प्रभाव। सीमित चुंबकीय प्रभाव का मतलब ये हो गया कि आप मान लो मेरे पास कोई कॉइल है, ये क्या मेरे पास कोई कॉइल, मैं इस कॉइल को एक बार प्रत्यावर्ती प्रकार के डाल देता हूं, पूरे प्रकार के दूर डायरेक्ट, तो जो एसी के अंतर्गत यहाँ पर मैग्नेटिक प्रभाव होगा वो कमजोर होगा या ऐसे प्रकार का होगा, जबकि डीसी के अंदर क्या होगा, मजबूत होगा, बहुत प्रकार का होगा। ठीक है, तो आप ये बोलते हो कि आप ऐसे प्रकार से प्रत्यावर्ती प्रकार की सप्लाई से जब तुम इस्तेमाल करते हो तो वो कम होगा, क्या होगा, वो कम होगा, और डीसी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आगे बात करता हूं उच्च सामर्थ्य वाले चालकों की। उच्च सामर्थ्य वाले चालक, अब देखो, अब उच्च सामर्थ्य वाला चालक का मतलब ये हो गया कि आप एसी का ट्रांसमिशन करते हो, एसी का ट्रांसमिशन। ठीक है, ऐसे प्रकार के आएगा कि आप ट्रांसमिशन करते हो तो वहां पर जो एथनॉल लेने पड़ेंगे, इसलिए लेने पड़ेंगे, वो हाई मान के लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो इसकी एसी की जो चरम वोल्टेज होगी, कौन सी वोल्टेज, चरम वोल्टेज होगी, वो क्या होगी, डीसी तुलना में, डीसी की तुलना में ज्यादा होगी, डीसी तुलना में होगी ज्यादा होगी। इसलिए जो उच्च सामर्थ्य वाले क्या लेने पड़ेगा, आपको एचएलआर लेने पड़ेगा। तीसरी चीज आप ये बोलते हो बूस्ट फ्यूजन की, बूस्ट फ्यूजन की आवश्यकता। देखो, यदि बूस्ट फ्यूजन की आवश्यकता क्यों करते हैं, मानव की और मशीनरी की, ठीक है, उनकी सुरक्षा करने के लिए क्या करते हैं, अर्थिंग की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे प्रकार के यदि आपके पास सप्लाई है तो आप अर्थिंग करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, ये थे एसी और डीसी के गुण या अवगुणों की बात की। जी दोस्तों, हम उसके बाद में बात ये करते हैं कि मैंने बताया था अभी पहले वो डायग्राम बनाया था, उसके अंदर दो चीजें बताई, ये बोलता है कि एक तो एसी का पालन क्यों करते हैं, उसके अंदर बता दिया मैंने आपको, डीसी क्यों नहीं करते। ठीक दोस्तों, पहला टॉपिक क्या पढ़ाया मैंने आपको कि एसी का संचरण क्यों करते हैं, संचरण क्यों करते हैं ये बताइए। दूसरा में हम बात करेंगे कि एसी का संचरण के अंतर्गत भी हाई वोल्टेज क्यों रखी जाती है, हाई वोल्टेज क्यों रखी जाती है। ठीक है, एसी का संचरण क्यों करते हैं, दूसरी एसी का हाई वोल्टेज क्यों रखी जाती है। तो देखो, एसी का हाई वोल्टेज रखने का दूसरा टॉपिक हमारा एसी संचरण में उच्च वोल्टेज, में उच्च वोल्टेज। पहला बात करता हूं, पहले पॉइंट की। ठीक है, यदि आपके पास उच्च वोल्टेज है तो चालक धातु की बचत होगी, चालक धातु की बचत। देखो कैसे, पहला क्या है, देखो एसी संचरण में उच्च वोल्टेज का क्यों रखते हैं, उसका सबसे पहला लाभ है चालक धातु की बचत। जो चालक धातु की बचत कैसे होगी, देखो P बराबर होता है V इनटू I, P बराबर होता है V इनटू ट्रांसमिशन लाइन का जो पावर होगा वो पावर क्या रहेगा, नियत रहेगा, पावर क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब मैं यदि वोल्टेज के मान में इंक्रीजमेंट करता हूं तो उसमें मान डिक्रीज आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। यदि पावर नियत है, वोल्टेज को इंक्रीज करता हूं तो धारा क्या होगी, डिक्रीज। अर्थात वोल्टेज को बढ़ाता हूं तो धारा क्या होगी, कमी। उस धारा के मान में कमी होगी, धारा के मान में कमी होगी, धारा के मान में कमी होगी। तो अर्थात इसका मतलब है कि जो धारा का कटाव क्षेत्रफल है वो क्या कर लेते हैं, कम।
देखो एक तो मेरे पास 50 वोल्ट की तार का है, इस मान को मैं 10 एम्पीयर धरा है। कितनी एम्पीयर है? 10 एम्पीयर। अब यदि मेरे को 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित करानी है इस तार में से, क्यों? क्योंकि वोल्टेज में धारा कम हो रही है भी। यदि मेरे को 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित करनी है तो मैं जरूरी है इतने कैपेसिटर का टूटना काम में नहीं, इसी के लिए तो मैं कम, तो मेरे पास अब इस कैपेसिटर का टूटना में काम करता है। अर्थात ये इतना मोटा चलता था, ये इतना छोटा है, तो इसकी जो मोटाई कम हुई है कब? जब धारा के मान में कमी, तो वो चालक कोई बचत हुई नहीं। अर्थात आप ये बोलते हो कि चालक धातु में कितनी कमी होगी या कितनी बचत होगी? वो बचत कितनी होगी? जितनी धारा के मान में आएगी, धारा के मान में कमी। मैं बोलता हूं धारा के मान में 10% की कमी आती है, तो आप ये बोलते हो कि चालक धातु के अंदर कितने परसेंट की कमी आएगी? 10% की। यदि मैं बोलता हूं धारा के मान में 20% बढ़ा दी जाए तो चालक धातु का मान कितना परसेंट बढ़ जाएगा? कोष्टक कितना बढ़ जाएगा? 20% बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि P बराबर है V into I। P का मान नियत रहेगा, वोल्टेज को बढ़ाओगे धारा का मान क्या होगा? कम होगा। धारा का मान क्या होगा? कम होगा। धारा का मान कम होगा तो जो मेटल काम ले रहे हैं, जो धातु काम ले रहे हैं, उसका जो कटाव क्षेत्रफल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, वो क्या लेना पड़ेगा? मेरे को कम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कम लेंगे तो हमारी कॉस्टली क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। तो ज्यादा तो क्या होगा? इसमें बचत। देखो मैं उसको उदाहरण के माध्यम से बता दूंगा कि मेरे पास एक वोल्टेज है या एक पावर है, उसको मैं 11,000 वोल्टेज के ऊपर ट्रांसमिशन करता हूं। कितने वोल्टेज के ऊपर? 11,000 वोल्टेज। और एक करता हूं मैं 220 केवी के ऊपर। मेरे पास में पावर का मान मान लो, मेरे पास पावर का मान है 22 केवी। कितना है? 22 केडब्ल्यू। कितना है पास? पावर का मान कितना है? 22 केडब्ल्यू। अर्थात आगे बोल दो 22,000 वाट। कितना है? 22,000। अब देखो मैं इस जो पावर है, इस पावर को 2 वोल्टेज के ऊपर ट्रांसमिशन करता हूं कि मैं एक करता हूं 11,000 वोल्टेज के ऊपर। कितने वोल्टेज पर? या आप बोलते हो 11 केवी। एक करता हूं मैं 220 केवी। अर्थात इसको बोलते हो 11,000 वोल्टेज, उसके लिखते हो 20 1 2 3 इकाई 2,00,000 लाख 2,20,000। यही नहीं है बात? ठीक है। मेरे पास यही पावर है। कौन सी पावर? 22,000 वाट की पावर है। उस 22,000 वाट की पावर को मैं 11,000 वोल्टेज के ऊपर ट्रांसमिशन करता हूं और एक इसी 22,000 वाट की जो पावर है उसको 2,20,000 वोल्टेज के ऊपर ट्रांसमिशन करता हूं। तो चालक में कितनी बचत आएगी? धारा के मान में कितनी कमी होगी? तो निकालते पहले बात तो पहला समीकरण ये मेरे पास, दूसरा ये है। पहले बात को तो P बराबर V into I। मैं यहां से किसका मान निकाल सकता हूं? I का। तो V का आ जाएगा नीचे पावर कितनी है? 22,000 बटा वोल्टेज कितना है? 11,000 वोल्टेज। बराबर किसका मान है? I का मान। जो 1 2 3 3 11 22। धारा मान कितना गया? 2 एम्पीयर। कितना गया? 2 एम्पीयर। धारा मान कितना है? 2 एम्पीयर। किसमें? पहले के। इसका मतलब मैं 22,000 वोल्टेज को 11,000 वोल्टेज को सॉरी 22,000 वाट को मैं 11,000 वोल्टेज को ट्रांसमिशन करता हूं तो उस लाइन में कितना रहेगी? 2 एम्पीयर। कितनी एम्पीयर की? 2 एम्पीयर। दूसरा मैं समीकरण बात करता हूं इसके बाद कि अब इस 22,000 वाट पावर की जो वाटेज है उसको कितने वोल्टेज को ट्रांसमिशन करता हूं मैं? 2,20,000 वोल्ट। कितना है? 2,20,000 वोल्ट। ठीक है। तो P बराबर क्या हो गया आपके पास? V into I। कितनी पावर है? 22,000 वोल्ट। 22,000 वोल्ट। कितनी वोल्टेज ट्रांसमिशन कर रहा हूं? 2,20,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो 22 से एक बार कितना हो गया? 1/10। धारा मान कितना? 1/10। यहां पर धारा मान कितना है? 2 एम्पीयर। यहां पर धारा मान कितना है? 1/10। 1/10 या बोल सकते हो 0.1। ध्यान देना दोस्तों, धारा मान कितना है? 0.1 एम्पीयर। पॉइंट कितना है? 0.1 एम्पीयर। अर्थात यहां पर जब आपने 11,000 वोल्टेज के ऊपर लाइन का ट्रांसमिशन किया था तो आपको 2 एम्पीयर से किस लाइन के अंदर प्रवाहित होगी?
जब आपने उसको 2,20,000 वोल्टेज को ट्रांसमिशन किया है, 2,20,000 वोल्टेज को ट्रांसमिशन किया है, तो उसका कितना हो गया 1/10 भाग या 0.1। पहली कंडीशन के अंदर 2 एम्पीयर हो रही है, दूसरी कंडीशन के अंदर 1/10 एम्पीयर। कितनी कमी है धारा के मान में? तो मैं 2 में से 1/10 की तरफ वही कमी आएगी, वही कमी आएगी। तो 2 में से कितनी कमी आएगी? 1/10। यहाँ पर मैंने एक माना, एलसीएम लिया, कितना गया 10। 1 का भाग 10 दिया, कितना बार गया 10 बार। 10 को किससे गुणा 2 से, कितना गया 20। कितना गया 20 माइनस 10 का भाग 10 कितने बार गया 1 बार। 1 को किससे गुणा 1 से, कितना है 1। कितना गया 19/10। ये क्या है? कमी है किसमें? धारा। किसमें? अब इतनी कमी आई है, अब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्जन करता हूं, तो देखो 19/10 एम्पीयर में क्या है ये कमी? किसके ऊपर आई है? 2 एम्पीयर। किसके ऊपर? 2 एम्पीयर इनटू परसेंटेज मैंने उससे गुणा कर दिया। इसकी निश्चित क्या मान लिया? 1 मान लिया। ये दोनों गुणा होंगे, ये दोनों गुणा होंगे, ठीक है। ये दोनों गुणा किए, ये दोनों गुणा करके क्या आता है 19 × 1/10 × 2, 10 × 2 तो 1 0 से 1 0, 2 बार कितना गया 5 गुणा करो, 9 पंजे 45, 4 5 1 5 4 95। कितनी? अर्थात धारा के मान में कितने परसेंटेज की कमी हुई? 95%। कितने रुपए की? सॉरी, कितने धारा की कमी? 95%। अब इसे जस्ट पहले मैं ये बता कि धातु में कितनी बचत होगी? कितनी बचत होगी? जितनी बचत धारा के मान में, धारा के मान में। अब आप अपने धारा के मान में 95% की कमी हुई है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि धातु के अंदर जो बचत होगी वो भी कितनी होगी? 95%। कितनी होगी? 95%। इसलिए हाई वोल्टेज को से क्या करते हैं? ट्रांसमिशन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अर्थात आप ये भी समझ सकते हो कि पहले इस वोल्टेज के ऊपर आपको किसी लाइन को बिछाने के अंतर्गत यदि 1 लाख रुपए खर्चा आता है और इस वोल्टेज को उसी लाइन को बिछाते हो तो मात्र 5,000 का खर्चा आएगा। कितने रुपए का? 5,000। कितने की होगी? 95,000। कितनी होगी? 95,000। दोबारा देखो, पहला पॉइंट लिया है मैंने सरल वेव के अंदर कि चालक धातु की बचत, चालक धातु की बचत कि आप ऐसी लाइन का ट्रांसमिशन करते हो और ऐसी लाइन के अंदर कि आप हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हो, हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हो, तो उसके अंदर पॉसिबल क्या करते हो? बहुत कम करते हो। मैं मानता हूं उदाहरण लेना, कोई सा उदाहरण ले सकते हो, कोई सा भी डेटा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कितनी पावर है? ठीक है 22,000 वाट। कितने वाट की? 22,000 वाट। ठीक है, आप एक वोल्टेज को तो 11,000 वोल्टेज ट्रांसमिशन और एक को करते हो 2,20,000 वोल्टेज ट्रांसमिशन, ठीक है 2,20,000 वोल्टेज ट्रांसमिशन। तो आपने देखा कि P बराबर होता है V × I। P बराबर क्या होता है? V × I। यहां पर जब ये वाटेज नियत रहेगी, ये वाटेज नियत रहेगी, जब मैं यहां पर निकाल दूं इस वाटेज के ऊपर I का मान, तो मेरे पास आता है 2 एम्पीयर। कितना आता है? 2 एम्पीयर। और जब मैं इस वोल्टेज के ऊपर और इस पावर के ऊपर I का मान निकाल दूं तो 1/10 एम्पीयर। मैं देखता हूं कि यहां पर मेरे पास धारा कितनी बह रही है और यहां पर कितनी बह रही है। अर्थात यहां पर 2 एम्पीयर थी, यहां पर 1/10। इसका मतलब यहां पर धारा क्या हुई है? धारा के मान में क्या है? कमी है। अभी कितनी कमी आई है वो मैंने निकाला, तो 19/10 है। कितनी एम्पीयर आई? 19/10 एम्पीयर की क्या मेरे पास कमी आई है। अब ये जो कमी है किस धारा पर आई है? इस धारा पर बताइए। पहले आपने ये ट्रांसमिशन कर रहे होते लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइन कर रहे थे उसमें पहले ये धारा बना दी थी, आपकी कौन सी वेरिएंट ये, तो आपने निकाला यहां पर कितने परसेंट कमी है, तो कितने परसेंट आई? 95% कमी है। धारा के मान में कितने परसेंट कमी है? 95%। अब आप 95% धारा के मान में कमी आती है, तो आप ये बोल सकते हो धातु के मान में कितनी बचत आएगी? 95%। ठीक है, ये पहला ऑप्शन था, ये इसका पहला कारक था। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं। पहला क्या चलता है बचत, दूसरा है विद्युत शक्ति अपव्यय में कमी। ठीक दोस्तों, ये आपके अभी भी समझ में
गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना, आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा कि विद्युत शक्ति अपव्यय में कमी। अब देखो अपव्यय का मतलब, शक्ति का मतलब ये हो गया कि जो पावर खपत का मान है, पावर खपत का मान वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, आज को इनटू आर, धारा का मान कम हो गया तो जो पावर कंडक्शन होगी, पावर खपत की धारा के वर्ग के क्या होगी, समानुपाती। जो पावर होगी यहाँ पर क्या होगी, धारा के वर्ग के समानुपाती। ठीक है, जब बात धारा की हो जाएगी, धारा के मान में कमी आती है तो पावर धारा के वर्ग के समानुपाती आएगी, पावर में कमी आएगी, इसलिए हाई वोल्टेज क्या कहते हैं, इसका ट्रांसमिशन किया जाता है। इसी बात में तो आगे देखो, यदि पावर खपत का मान कम है तो दक्षता के अंदर क्या होगी, दक्षता में बढ़ेगी। ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता होगी उसकी क्या होती है, एफिशिएंसी हाई होती है। क्यों? क्योंकि जब हाई वोल्टेज को ट्रांसमिशन करते हैं। चौथे पॉइंट की बात करता हूं तो उत्तम वोल्टेज रेगुलेशन, उत्तम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, उत्तम वोल्टेज रेगुलेशन का क्या कि वी आर परसेंट बराबर वी एन एन माइनस वी एफ एल बटा वी एफ एल इनटू। ठीक है, तो उत्तम वोल्टेज रेगुलेशन होगा। आगे बात करता हूं तो स्थापना लागत में बचता है कि निम्न वोल्टेज ड्रॉप होगा, निम्न वोल्टेज ड्रॉप। क्यों? क्योंकि फिक्स मान का रेजिस्टेंस प्राइमरी धारा का मान कम है तो वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होता है, कम हो जाता है। छठी बात तो निम्न विद्युत धारा रहित। ये दोस्तों, ये था आपको कुछ वोल्टेज बारे में निकला। पहला क्या था कि जो तारा शक्ति उसमें बचता रहती, वो पॉइंट इंपोर्टेंट था, क्योंकि वहां पर कुल मिलाने के बाद क्या सीखा था हमने कि धारा के मान का होगा कम होगा। अब जो ये सभी टॉपिक है वो धारा के मान की, धारा के मान कम होगा तो पावर कंडीशन क्या होगी, कम, क्योंकि पावर क्या होती है, I स्क्वायर इनटू R। धारा कम होगी, पावर कम होगी। यदि पावर का जैसे पावर वे कम होगी तो दक्षता में वृद्धि होगी। उत्तम वोल्टेज रेगुलेशन होगा कि आप ट्रांसमिशन लाइन के प्राइमरी कितने वोल्टेज दो और सेकेंडरी पर कितने वोल्टेज मिलती है तो क्या होगा। दूसरा क्या है, निम्न वोल्टेज पर ड्रॉप, निम्न वोल्टेज का ड्रॉप कि किस लाइन में प्रयास करने वाली धारा का मान यदि कम है, धारा का मान क्या है, कम है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, वहां पर कम होगा। और ये पॉइंट आपने पहले से किया, विद्युत धारा के मान में कमी। ये होती है एजेंट वोल्टेज का या एडिशन चरण में कुछ वोल्टेज पास करने के लाभ होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि विद्युत वितरण लाइनों के प्रकार।